हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे 16 से 22 मई तक का करंट अफेयर्स। 16 to 24 मई 2024 22 में। ठीक है, करंट अफेयर जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, अपॉइंटमेंट, आपकी अवार्ड, इनसे जुड़ी जो भी खबरें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई है ना, किस न्यूज़ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक एक्चुअली एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है ना, जो कि है ना, इलॉन मस्क के द्वारा शुरू की गई है ना। इसके पीछे लॉजिक ये लगाया गया है कि भाई लॉजिक ये लगाया गया कि भी जो टावर्स होते हैं, अभी आप देखे होंगे इंडिया में कि बहुत सारे टावर्स लगे रहते हैं सिग्नल के लिए, है ना। सिग्नल रिसीव करने के लिए, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, जिसके थ्रू हम फोन का इस्तेमाल कर पाते हैं, फोन पे बात कर पाते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना। क्या हो कि अगर हम जो टावर्स है इनका इस्तेमाल किए बगैर, है ना, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर पाए, इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि टावर लगाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं उनका है ना वेस्ट होता है। कि मतलब आप आपने लाइक टावर लगाया है ना, कोई आपने है ना, कोई मोबाइल टावर लगाया है। मोबाइल टावर को समय समय पे किसकी ज़रूरत होती है? मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनकी देखभाली करने के लिए एक गार्ड चाहिए होता है। ठीक है, उनको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? उनको ऑपरेट करने के लिए आपको जनरेटर या है ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है टावर्स में वेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अ, और क्या होता है कि भाई इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, अ, इनके लिए ज़मीन ऑक्यूपाई करनी पड़ती है ना। या तो ज़मीन को खरीदना पड़ता है टावर लगाने के लिए, जो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, या फिर ज़मीन को लीज पे लेना पड़ता है, जिसका हर महीने आपको एक सर्टेन रेंट पे करना पड़ता है। तो कुल मिला के एक काफ़ी महंगी सर्विस हो जाती है। ठीक है, तो सोचा गया कि क्यों ना इन टावर्स का इस्तेमाल ही ना किया जाए। सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट आसमान में छोड़ दिए जाएँ, है ना, और उनसे इंटरनेट मिले। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगा कि जो टावर के कंपैरिजन में इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ मैंने आपको जैसे बताया, है ना, कि रिपेयरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, गार्ड की कॉस्ट कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी टावर को ऑपरेट करने के लिए। जिससे मान लो अभी सोचो जियो हमारा मोटा मोटी है ना कितना देता है ना। अगर सबसे छोटे पैक की बात करें, मंथली पैक की बात करें, तो 239 रुपए का पैक है, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा मिलता है ना। कितने दिन के लिए? 28 डे के लिए। और ये तब है जब है ना टावर की रिपेयरिंग कॉस्ट, गार्ड कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सब कुछ है। अगर इस कॉस्ट को हटा दिया जाए, है ना, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये 39 रुपए का हो जाएगा। 1.5 GB, है ना, 28 दिन का, शायद बहुत कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलॉन मस्क का एक प्लान है कि भाई है ना, बस बहुत सारे सैटेलाइट सपोर्टेड, है ना, कि मान लो अगर इंडिया ने कहा कि भाई हमें इंटरनेट सर्विस शुरू करानी है स्टारलिंक की, है ना, तो वो टावर आवर नहीं लगाएंगे, 50-60 सैटेलाइट इंडिया के ऊपर लॉन्च कर देंगे। ठीक है, वो इंडिया के ऊपर क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे इंडिया के एटमॉस्फेयर में, है ना, और इंडिया को 24/7 क्या मिलती रहेगी, जो इंटरनेट वो है प्रोवाइड, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना मिलती रहेगी। तो अभी हाल ही में इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है, उसने अपनी जो इंटरनेट सर्विसेज है ना, वो एक कंट्री को देना शुरू कर दिया है। क्या नाम है उस कंट्री का? उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत जरूरी था। इंडोनेशिया अगर आप देखो मैप पे, है ना, छोटे छोटे आइलैंड में बसा हुआ देश है ये, है ना, छोटे छोटे आइलैंड में बसा हुआ देश है। तो यहाँ पे टावर लगाना बहुत बहुत मुश्किल है ना, टेढ़ी की है। ठीक है, उसके अलावा किस जो इंडोनेशिया किस पे बसा हुआ है? इंडोनेशिया में बहुत सारे वैल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, रिंग ऑफ फायर पे बसा हुआ है, भूकंप बहुत आते रहते हैं, सुनामी का खतरा बढ़ा रहता है। तो इस वजह से एक है ना ग्राउंड नेटवर्क, जो टावर नेटवर्क है, वो इंडोनेशिया के लिए बहुत अच्छा नहीं था।
एंड इसके अलावा इंडोनेशिया के पास बहुत सारे आइलैंड थे, तो अ, इन आइलैंड के ऊपर इन आइलैंड में सभी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराना इंडोनेशिया के लिए चैलेंज था, है ना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, है ना। तो इंडोनेशिया ने, है ना, स्टारलिंक को बोला, एलोन मस्क को बोला कि भाई हमारे यहाँ भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो है ना, एलोन मस्क ने जो अपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज हैं कहाँ पे लॉन्च किए, इंडोनेशिया में लॉन्च किए, याद रखेंगे, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में, है ना, एलोन मस्क की स्टारलिंक ने, है ना, किस देश में जो अपनी इंटरनेट सर्विसेज है प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया होगा। ठीक है, चलिए। अ, अभी हाल ही में जो इंडियन ओरिजिन के जो तमिल्स हैं श्रीलंका में, इनके लिए क्या हो गए, 200 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो इस खुशी के मौके पर क्या किया गया है, एक स्टाम्प जारी किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। इस स्टाम्प को रिसीव करने वाले पहले पर्सन कौन है, तो इस स्टाम्प को रिसीव करने वाले पहले पर्सन है श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर, तो इंडियन स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर रिसीव्ड द स्टाम्प, फर्स्ट स्टाम्प कमेमोरेटिंग 200 years of Indian origin तमिल इन श्रीलंका। ठीक है, चलिए। तो अभी क्या हुआ, ईरान बहुत चर्चा में है, काफी चर्चा में है ईरान। पहले इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चर्चा में था, कुछ ना बहुत सारे मिसाइल इसराइल के ऊपर लॉन्च कर दिए थे इन्होंने, एंड जिसकी वजह से इसराइल और ईरान के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। इसराइल ने धमकी दी थी, है ना, कि हम बहुत हार्ड कोर इसका रिवेंज लेने वाले हैं। ठीक है, इसी दौरान एक मेजर इंसिडेंट हुआ है कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, है ना, इनका नाम क्या है ना, इब्राहिम रहीसी। इब्राहिम रईसी, तो इब्राहिम रईसी जी गए अजरबैजान, एक इनके बगल में ही कंट्री है अजरबैजान, और अजरबैजान में इन्होंने एक डैम का इनोग्रेशन करना था, इस वजह से वहां पे गए थे। इनके साथ में तो कौन थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के जो चीफ प्रीस्ट हैं वो गए थे तेहरान के, है ना, ईरान की कैपिटल तेहरान के। ठीक है, जब वापस ये लौट रहे थे तो इनका जो हेलीकॉप्टर है वो लापता हो गया, और बाद में खबर आई कि ये क्रैश हो गया। ठीक है, बाद में जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो है ना, कंफर्म किया गया कि भाई जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी जो हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। जो उनके साथ में उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी भी डेथ हो चुकी है, जो चीफ मिनिस्टर, यानी कि कोई भी नहीं बचा हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, तो आ, बहुत ज़्यादा दुनिया में टेंशन का माहौल है, इसकी वजह से कि मतलब अब बहुत सारे जो न्यूज आउटलेट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये काम किसने किया है, इसराइल ने किया है, एक नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक प्लांट मर्डर है जो कि इसराइल ने करवाया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनको किसने मरवाया, ईरान के लोगों ने ही मरवा दिया। ईरान में एक वर्ग ऐसा है जो इब्राहिम रईसी को पसंद नहीं करता है, क्योंकि इब्राहिम रईसी एक टीचर की पोस्ट से उन्होंने शुरू किया, एंड चीफ जस्टिस बने ईरान के, देन प्रेसिडेंट बने, और भविष्य में बताया जा रहा था जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खुमैनी, है ना, वो उनको अपनी पोस्ट देना चाह रहे थे, यानी कि ईरान का सुप्रीम लीडर बनने वाले थे वो। ठीक है, तो वो उनसे जेलसी रखने वाले लोगों ने मरवा दिया, कुछ लोग कह रहे हैं भाई अमेरिका ने मरवा दिया। ठीक है, तो एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट है, दुनिया में टेंशन है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में, है ना, किस कंट्री के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई, तो आपका आंसर क्या होगा, ईरान। ठीक है, या पूछ सकता है कि हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या है, इब्राहिम राइसी। ठीक है, इनके लिए इंडिया में 2 दिन का जो है शोक भी रखा गया, है ना, शोक भी रखा गया कि भाई क्योंकि इंडिया के बहुत तगड़े फ्रेंड थे ये, है ना, इसलिए बहुत इंडियंस के बीच में इनकी काफ़ी रेस्पेक्ट है, क्योंकि इंडिया के साथ जो चाबार डील है, जो 10 ईयर चाबार डील है, वो इन्हीं के कारण पॉसिबल हुई, है ना। तो इस वजह से इंडिया ने 2 दिन का, इंडियन गवर्नमेंट ने मौन रखा, और अपने जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, उसको आधा झुका के रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ के बाद एकदम पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि सुप्रीम लीडर तो क्या रहते हैं, वो अपने महल में बंद रहते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स में नहीं आते जाते, है ना, पॉलिटिकल स्टांस नहीं लेते हैं, क्योंकि एक बहुत अपॉलिटिकल पोस्ट है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है पूरी कंट्री, थ्रू आउट कंट्री। तो ऐसे में जो ईरान की पॉलिटिक्स है उसको कौन हैंडल करे, तो इसके लिए ईरान में एक एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट किए गए हैं, जब तक ईरान में जो इलेक्शन है वो नहीं हो जाते और ईरान को
नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ईरान के बने हैं नए एक्टिंग प्रेसिडेंट। इन एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इन एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद मुकफिर। मोहम्मद मुखबिर। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति को ईरान का, है ना, कार्यवाहक प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद मुखबिर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो। ताइवान, है ना, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड बेस्ड कंट्री है ना। ये चाइना है, चाइना के बगल में एक छोटा सा आइलैंड है ना, जिसका नाम क्या है? ताइवान है। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? ताइपे है। और इसकी जो करेंसी है, इसकी जो करेंसी है वो है ताइवानीज डॉलर। ताइवानीज डॉलर। ठीक है, तो ताइपे है, ताइवानीज डॉलर इनकी करेंसी है। एंड यहाँ पर बहुत सारे कंट्री ताइवान को कंट्री नहीं मानते, बट कुछ कंट्रीज हैं ताइवान को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करते हैं। है ना, चाइना का प्लान क्या है कि भाई ये हमारा पार्ट है, ये हमारा आइलैंड है, और एक दिन हम इसको इन्वेड करेंगे और अपने पार्ट में अपना बना देंगे। ठीक है, ताइवान कहता है कि नहीं भाई, हमें हमें तो एक सेपरेट कंट्री बन के रहना है। तो चाइना की अगर बात करें तो चाइना क्या है? एक डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप है। और अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान क्या है? एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है। अब ताइवान में जब डेमोक्रेसी है तो ताइवान में इलेक्शन होते हैं। तो ताइवान में जब इलेक्शन होते हैं तो दो तरह के कैंडिडेट खड़े होते हैं। एक तो एंटी चाइना और एक प्रो चाइना। प्रो चाइना कैंडिडेट क्या कहता है कि भाई हमें इलेक्शन में जिताओ और हम चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, है ना, और चाइना के साथ मिल बांट के प्यार से रहेंगे, क्योंकि हम चाइना के लोगों की तरह ही दिखते हैं। इनफैक्ट हम चाइना से ही हैं, है ना, तो हमें उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। और चाइना क्या है, फ्यूचर में सुपर पावर बनने वाला है, तो हमें चाइना के साथ रहना चाहिए, ताकि जो सुपर पावर बनने का जो बेनिफिट है ना, चाइना के, वो हमें भी मिले। एंटी चाइना जो लीडर है वो कहते हैं कि भाई हमें चाइना से अलग रहना है। ठीक है, हमारी एक अलग एंटिटी है, हम चाइना के लोगों की तरह दिखते जरूर हैं, बट हम चाइना नहीं है, हम डिक्टेटर नहीं है, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाले हैं। ठीक है, तो इन दो मुद्दों पे इलेक्शन होते हैं, और ये दो तरह के, दो साइकी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए चाइना में प्रेसिडेंट के लिए, है ना, तो जो एंटी चाइना प्रेसिडेंट है वो जीत गए। ठीक है, तो अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ग्रहण करी, सौर किया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लाई चिंग ते। लाई चिंग ते, लाई चिंग ते बन गए हैं नए ताइवानी प्रेसिडेंट। ठीक है, और इनके प्रेसिडेंट बनते ही चाइना ने जो ताइवान की टेरिटरी है ना, उसको चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ से इधर भी जहाज लगा दिए हैं, है ना, इधर भी, है ना, जहाज लगा दिए, चारों तरफ से घेर लिया, और बहुत, है ना, एक डराने की, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो है ना, इन्होंने सर्वन करने करते ही कहा है, शपथ लेते ही कहा है भाई चाइना से कि भाई ये बंद करो, वरना हम क्या देने वाले हैं? जवाब देने वाले हैं। ठीक है, इस बार हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति को ताइवान का नया प्रेसिडेंट चुना गया, तो नए नए प्रेसिडेंट हो गए लाई चिंग ते। ठीक है, लाई चिंग ते बने नए प्रेसिडेंट कहाँ के? ताइवान के। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। इंडिया में अगर बात करें मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की या मोबाइल सर्विसेज की, तो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है अभी 5G। 5G इस्तेमाल करना शुरू किया है अभी। हम पूरी 5G हमने पूरी तरह अटेन भी नहीं करी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक कंट्री है जिसने, है ना, अपने यहाँ पे 6G लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो दुनिया में पहली 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला कंट्री हो गया इसके साथ ही। तो कौन सा कंट्री है जिसने दुनिया में सबसे पहली 6G डिवाइस लॉन्च की है? तो ये कंट्री होगा आपका जापान। ठीक है, जापान ने दुनिया की पहली 6G डिवाइस जो है वो लॉन्च करी है अभी हाल ही में। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो।
वेनेजुएला बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑन द ग्लेशियर। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम्स की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि जो बर्फ है ना, चाहे वो समंदर की ओशन की बर्फ हो अंटार्कटिका या आर्कटिक में, वो तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर लेवल अप हो रहा है। ठीक है, तो जो कोस्टल रीजन है वो डूबने लगे हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर से क्या निकलती है, बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। तो ये रिवर्स क्या हो रही है, ग्लेशियर जब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर क्या हो रहा है, सूख रहे हैं। और जब ग्लेशियर सूख रहे हैं तो रिवर्स भी क्या हो रही है, सूख रही है। तो पीने के पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग, और इसने अपने साइड इफेक्ट एक कंट्री पर पूरी तरह से दिखा दिए हैं। क्योंकि एक कंट्री में जितने भी ग्लेशियर थे ना वो अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सारे ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं, और सारे ग्लेशियर लूज करने वाला, खोने वाला दुनिया का पहला कंट्री बन गया ये कंट्री। ठीक है, इस कंट्री का क्या नाम है, वेनेजुएला। वेनेजुएला याद रखेंगे, वेनेजुएला है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव में छाया रहने वाला है ये। ठीक है, तो वेनेजुएला बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिया। इंडिया ने अभी एक कंट्री के साथ डील साइन करी है ना, कि भाई आप हमें अपना पोर्ट दे दो 10 साल के लिए, हम इसको ऑपरेट करेंगे और हम आपको एक सर्टेन अमाउंट है वो पे करते रहेंगे। इसके अलावा आपके एरिया में क्या करेंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स वगैरह डेवलप करेंगे। तो कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने साइन करी है 10 साल की डील टू डेवलप एंड ऑपरेट इट्स पोर्ट। तो ये पोर्ट है ना, चावा, इस पोर्ट का नाम क्या है, चाबार पोर्ट। और ये चाबार पोर्ट कहाँ पे है, ईरान में। ठीक है, तो ईरान के साथ चाबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए 10 साल की डील साइन करी है। तो एग्जाम में कुछ सवाल आपसे कुछ इस तरह पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में है ना, इंडिया ने ईरान के साथ चाबार पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए कितने साल की डील साइन करी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 10 ईयर डील साइन करी है भाई, 10 ईयर डील साइन करी है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में इंडिया ने किस देश के साथ है ना उसके पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करने के लिए 10 साल की डील साइन करी है, आपका आंसर होगा ईरान। या पूछ सकता है कि ईरान के किस पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करने के लिए हाल ही में भारत ने 10 साल की डील साइन करी है, तो आपका आंसर क्या होगा, चाबहार पोर्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में क्या हुआ, एक वल्केनो बहुत तेजी से इरप्ट हो गया। और इतनी तेजी से इरप्ट हो गया कि जो राख है ना 20 किलोमीटर के एरिया में आसमान में फैल चुकी है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। ठीक है, और भी बहुत वल्केनिक इरप्शन होने की संभावना है इस वल्केनो से। तो इसलिए क्या कराया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को खाली कराया जा रहा है। तो कौन सा वल्केनो है, तो ये वल्केनो का नाम है माउंट ईबू। और ये कहाँ पर है ये वल्केनो, ये है आपके हाल महिरा आइलैंड में। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि पूछ सकता है कि हाल ही में है ना किस ज्वालामुखी में है ना प्रचंड भूकंप के प्रचंड जो है इरप्शन हुआ, तो आपका आंसर होगा माउंट ईबू। ठीक है, यानी कि या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में प्रस्फुटित जो माउंट ईबू है वो किस देश में है ना, प्रस्फुटित ज्वालामुखी माउंट ईबू किस देश में है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया में होगा। या आपसे ये भी पूछ सकता है बहुत प्रिसाइजली कि हाल ही में प्रस्फुटित ज्वालामुखी माउंट ईबू है ना इंडोनेशिया के किस आइलैंड पे है, तो आपका आएगा हाल महिरा आइलैंड पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिया का यूपीआई है ना बहुत तेजी के साथ क्या कर रहा है, लोकप्रिय हो रहा है ना, दुनिया का सबसे इजी पेमेंट मेथड, दुनिया का सबसे सेफ पेमेंट मेथड। ठीक है, तो कंट्रीज में धीरे धीरे इसकी डिमांड क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। तो अभी हाल ही में एक कंट्री है जहां पर हमारी एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है, उसने क्या किया, लॉन्च किया यूपीआई। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द है ना विद द हेल्प ऑफ ए डिजिटल पेमेंट कंपनी इन दिस कंट्री। तो क्या नाम है इस कंट्री का, श्रीलंका। श्रीलंका में इंडिया की ने क्या किया है, यूपीआई शुरू किया है। किस कंपनी ने किया है, शुरू किया है इंडिया की है ना फोन पे कंपनी ने शुरू किया है। और किसके साथ कोलैबोरेट किया है, श्रीलंका की किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, तो श्रीलंका की जो कंपनी है एक लंका पे, उसके साथ मतलब कोलैबोरेट किया है। यानी कि अब फोन पे श्रीलंका की लंका पे के थ्रू पूरे श्रीलंका में क्या करेगी, यूपीआई सर्विसेज
प्रोवाइड करेगी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस भारतीय डिजिटल पेमेंट कंपनी ने, है ना, श्रीलंका में यूपीआई लागू किया है? तो आपका आंसर होगा फोन पे। ये पूछ सकता है कि हाल ही में फोन पे ने, है ना, किस देश में अपनी यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड की है? आपका आंसर क्या होगा? श्रीलंका। यह पूछ सकता है आपसे कि हाल ही में, है ना, फोन पे ने अपनी यूपीआई सर्विसेज लॉन्च करने के लिए श्रीलंका की किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? लंका पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। साहित्य अकेडमी फेलोशिप, है ना, साहित्य अकेडमी फेलोशिप बड़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। साहित्य अकेडमी क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी, है ना, लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसकी जो फेलोशिप है ना, बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत, है ना, महान लोगों को मिलती है, महान पोइट्स को मिलती है, महान राइटर्स को मिलती है। तो अभी हाल ही में एक महान पोइट है ना, उनको ये साहित्य अकेडमी फेलोशिप दी गई है। क्या नाम है उनका? उनकी पोइम्स हमने सबने बचपन में पढ़ी है, 9th 10th में हमारी इंग्लिश की किताबों में होती थी। इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। पूछ सकता है कि हाल ही में, है ना, किस रिनाउंड पोइट को, ठीक है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप दिया गया है? ठीक है, तो याद रखेंगे यह साहित्य अकेडमी फेलोशिप दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, चलिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, तो अभी हाल ही में ये अपॉइंटमेंट हुई थी। और जब बैंकों में कोई भी टॉप अपॉइंटमेंट होती है तो उस अपॉइंटमेंट को आरबीआई से वेरीफाई कराना बहुत जरूरी है ना। आरबीआई वेरीफाई करता है, देन उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है। तो अभी हाल ही में एक पर्सन को, है ना, आईडीएफसी का फर्स्ट होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। अब आरबीआई ने क्या किया है? इस अपॉइंटमेंट को क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है ना? प्रदीप नटराजन। प्रदीप नटराजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये बार एसोसिएशन क्या होती है? ठीक है, बार क्या होता है? हर कोर्ट में होता है, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक। जैसे मान लो अगर आप कहीं यूपी के किसी जिले में रह रहे हो, बरेली जिले में रह रहे हो, तो बरेली का जो कोर्ट है उसका भी बार एसोसिएशन होता है, बरेली बरेली कोर्ट बार बार एसोसिएशन। आपका हाई कोर्ट है, मान लो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है, तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का भी बार एसोसिएशन होता है। सुप्रीम कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट का भी बार एसोसिएशन होता है। क्या होता है बार एसोसिएशन? अगर मैं बात करूँ, वकीलों का किसान यूनियन, किसान यूनियन में बहुत सारे किसानों का ग्रुप होता है ना। ठीक है, वैसे ही बार एसोसिएशन क्या होता है ना, वकीलों का ग्रुप होता है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लोकल कोर्ट बार एसोसिएशन, 3 तरह के बार एसोसिएशन पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि बार एसोसिएशन के लिए चुनाव हुए, क्योंकि चुनाव के द्वारा ही, है ना, इसमें सारे पद चुने जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, है ना, प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? हु बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? ठीक है, तो ये बहुत बड़े वकील हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं, तो ये बने हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और इनका नाम है मिस्टर कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है हाल ही में, है ना, किस कांग्रेसी लीडर को या किस प्रख्यात वकील को, है ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? कपिल सिब्बल। ठीक है, चलिए। 2027 2027 में वुमेन, है ना, वर्ल्ड कप होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है फीमेल का, है ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप, है ना। तो वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2027, है ना, का होस्ट किस कंट्री को बनाया गया? अभी फीफा की मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया। तो कौन सा कंट्री है जो बनने जा रहा है होस्ट ऑफ 2027 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप का? ठीक है, तो ये कंट्री है, कंट्री का नाम है ब्राजील। ब्राजील, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है 2027 में वुमेन वर्ल्ड कप, है ना, वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है कौन कौन वो करने जा रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? है ना, ब्राजील। ठीक है, चलिए। एमिलिया रोमांगना, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीती है? वही है, एक ही पर्सन है जो सारी रेसेस जी रहा है लगभग, मैक्स वर्स्टैपर। ठीक है, चलिए। इटालियन ओपन,
इटालियन ओपन किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इटालियन ओपन किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो इटालियन ओपन जो सिंगल है ना, कई तरह के खेल होते हैं इसमें। सिंगल, सिंगल में कौन होता है? सिंगल में मेल सिंगल होता है, फीमेल सिंगल होता है, मैन सिंगल, है ना, और वुमेन सिंगल, वुमेन सिंगल। ठीक है, तो मैन सिंगल किसने जीता है? जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। वुमेन इगा स्वाइटेक, इगा स्वाइटेक, एग्डेन ज्वेरेव और इगा स्वाइटेक। ठीक है, इन्होंने इटालियन ओपन जीता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे आप इसको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो, अ, जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जो हमारी डेयरी कंपनी है ना, बहुत तेजी से ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड करना चाह रही है। रीजन भी बताया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, बट हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो हमें एक बड़े मार्केट की ज़रूरत है जहाँ बेच सकें, है ना। और बड़े मार्केट में जाने के लिए, विदेशों में जाने के लिए हमें चाहिए मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए हमने क्रिकेट को अपना एक टूल बनाया है। और हमारी जितनी डेयरी कंपनियां हैं ना, वो क्या कर रही हैं, जो टीम्स हैं, फॉरेन टीम्स जो वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, उनको स्पॉन्सर कर रही हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में कर्नाटका की एक डेयरी कंपनी है ना, डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है, उसने एक कंट्री को स्पॉन्सर किया है। ठीक है, क्या नाम है उस देश का? स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड। और किसने स्पॉन्सर किया है? नंदिनी डेयरी ने। तो नंदिनी डेयरी इस वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को, है ना, क्या कर रही है? स्पॉन्सर कर रही है, लीड स्पॉन्सर बन के हो गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है आप लोगों को ये। ठीक है, तो नंदिनी डेयरी टू स्पॉन्सर स्कॉटलैंड फॉर T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, चलो। इंडिया के स्टार फुटबॉलर कह सकते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ठीक है, फाइनली इन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल फुटबॉल से खुद को, है ना, रिटायर अनाउंस कर दिया है। क्या नाम है इनका? ठीक है, तो एक ही है जिनका ना सबके नाम पे जुबान पे नाम रहता है। ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री जी ने क्या किया है ना, खुद को रिटायर कर दिया है ना, इंटरनेशनल फुटबॉल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। भीष्म, प्रोजेक्ट भीष्म क्या है? प्रोजेक्ट भीष्म क्या है? अब देखो, अगर मैं पूछूं कि वॉर के समय सबसे जरूरी चीज क्या है, ठीक है, तो नो डाउट अनडाउटेडली एक जवाब आता है कि हथियार होने चाहिए, है ना। कि भाई अगर आपके पास मॉडर्न वेपन है तो आप लड़ाई जीत जाओगे। दूसरा होता है कि भाई आपके पास जाबाज सैनिक होने चाहिए, यानी कि ऐसे जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बट ये बात कहीं भी तक भी मतलब ठीक नहीं लगती कि भाई कि सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। सैनिक पैदा ही मरने के लिए होते? नहीं, सैनिक मरने के लिए पैदा नहीं होते, सैनिक जंग जीतने के लिए पैदा होते हैं। तो ये इसी का इलाज है प्रोजेक्ट भीष्म, है ना। क्या होता है, वॉर टाइम पे हमारी जो फौजें हैं इधर उधर लड़ रही होती हैं, एंड उसमें हमारे कुछ फौजी घायल हो जाते हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, एंड सही समय पे इलाज न मिलने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए प्रोजेक्ट भीष्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर एक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है ना, जिसमें आईसीयू तक की सुविधाएं होंगी, है ना। अब ऐसा नहीं कि इस हेलीकॉप्टर इसको हॉस्पिटल को कहीं लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर क्या होगा कि मान लो अगर 50 फौजियों को चोट लग गई किसी फ्रंट पे ना, तो एक वायरलेस जाएगा कि भाई यहाँ चोट लग गई है। ठीक, एक हवाई जहाज आएगा और वहां से क्या करेगा, इस हॉस्पिटल को ड्रॉप करेगा, नीचे गिरेगा ये हॉस्पिटल, है ना, एंड पूरा सेटअप किया जाएगा और उसका इलाज आराम आराम से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भीष्म क्या है? भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, जिनको वॉर टाइम में, है ना, वॉर फील्ड में क्या करा जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि हमारे फौजियों को अच्छा और सस्ता इलाज मिल सके, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल सके, है ना। और वो स्वस्थ होकर दोबारा से ना देश की सेवा में क्या हो सके, तत्पर हो सके। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट भीष्म। चलो,
ठीक है। अब एक बहुत बड़े बैंकिंग टाइकून, ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम है इनका? एन बाबुल। ठीक है, बैंकिंग आइकॉन है ना, बहुत मतलब बहुत बड़े बैंकर माने जाते थे इंडिया के, ठीक है। तो इनका अभी निधन हो गया, कितनी एज पे हो गया? 88 के एज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक फॉर्मर इंडियन आर्मी के ऑफिसर जो कि यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में काम कर रहे थे, है ना, इनकी डेथ हो गई गाजा में। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है कर्नल वैभव अनिल काले। कर्नल वैभव अनिल काले, वैभव अनिल काले। ठीक है, इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मालती जोशी, है ना, बहुत अनुभवी लेखक और बायोवृद्ध लेखक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। कितने साल की एज में ये निधन हो गया इनका? 90 साल की एज में निधन हो गया। ठीक है। अ, अभी हाल ही में एक अनुभवी कांग्रेस की नेता और जो गवर्नर भी रह चुकी थी, है ना, कहाँ की? गुजरात की गवर्नर रह चुकी थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम क्या है? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल की डेथ हो गई कितनी साल की उम्र में? 97, है ना, 97 साल की उम्र में। चलिए, अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी करी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले, है ना, एथलीट की, है ना। सबसे ज्यादा कमाने वाला एथलीट कौन है ना, तो टॉप 10 लिस्ट जारी करी। तो इनके अकॉर्डिंग जो रैंक बनाई है ना, यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला जो एथलीट है ना, वो कौन है? वो है, इनका नाम है क्रिस्टिनो रोनाल्डो। क्रिस्टिनो रोनाल्डो, ठीक है, दुनिया के, है ना, हाईएस्ट पेड एथलीट बने हैं ये। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में इसरो ने डिक्लेयर किया कि भाई मंगलयान 2 भेजा जाएगा, और इस बार क्या होएगा, है ना, सिर्फ एक ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा, एक लैंडर भी भेजा जाएगा, यानी कि इस बार मंगलयान पर, मंगल पर, यानी कि मार्स पर लैंड करने की तैयारी है। ठीक है, तो मंगलयान 2 है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ना, टूरिज्म की प्रोग्रेस को देख के। तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी आई है? इंडिया की रैंक आई है 39th, इंडिया आई है तो 39th पोजीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया ऑब्जर्व एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे किस ओकेजन के लिए मनाया जाता है? इसी दिन राजीव गांधी की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो 21 मई को मनाया गया। ठीक है, ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल टी डे, विश्व चाय दिवस, ठीक है, ये कब मनाया गया? ये भी 20 मई को ही मनाया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका 16 से 22 मई तक का करंट अफेयर। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें डिस्कस करेंगे 23 मई से लेकर 31 मई तक का करंट अफेयर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।